हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, दैट इज संघवाद। इसमें से हमने कवर किए वो सारे क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का कंप्लीटली आपको निचोड़ पता चल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद चैप्टर तो आपका क्लियर होगा ही, साथ में एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन जो है आपको इससे देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल्स? निम्नलिखित में से किस सरकार की 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं? हमसे पूछा हुआ है कि कौन से टाइप के गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। चैप्टर का नाम फेडरलिज्म है, तो फेडरल गवर्नमेंट की ही ये खास बात है। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो, हिंदी में जिसे संघवाद संघीय सरकार बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मुझसे पहले देने की कोशिश करना है और फाइनल जो स्कोर है उसे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इनमें से कौन सा जो है संघवाद की विशेषता नहीं है? मतलब इस वाले में 3 तो ऐसे ऑप्शन है जो कि संघवाद के फीचर्स हैं, जबकि एक जो है उसकी विशेषता नहीं है। संघवाद की पहली विशेषता तो यही है कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, विभिन्न स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करते हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर हम दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वालों पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो करेंगे ही शासन, साथ ही साथ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर वो भी करते हैं। तो सेम ही सिटीजन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं वो शासन करते हैं। तो ये भी संघवाद की एक विशेषता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात समझ में नहीं आती है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो उसको इंटरप्रेट करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार जो दिया गया है वो न्यायालय को दिया गया है, उस कोर्ट को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो बात है वो फेडरलिज्म की का एक फीचर है। लेकिन अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं जो कि एकलौता हमारा बचा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर दी स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल भी संघवाद की विशेषता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। ठीक है ना, दोनों इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म? सत्ता के बंटवारे के किस रूप को आमतौर पर संघवाद के रूप में जाना जाता है? मतलब फेडरलिज्म के अगर हम फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए चलें तो किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है ना, तो हमने तो वैसे फर्स्ट चैप्टर में भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फेडरलिज्म के रिस्पेक्ट में हमें जानना है कि सत्ता का जो बंटवारा है ना संघवाद के रूप में किस तरीके से किया जाता है। तो वो किया जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल। अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पर जब हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं, लाइक यूनियन को अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को अलग दे दिया, लोकल गवर्नमेंट को अलग दे दिया, तो इस तरीके की जो पावर डिवीजन है ना वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। हॉरिजॉन्टल के मैंने आपको खैर बताया था, दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं ना, जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, जब उनकी शक्तियों का बंटवारा होता है तो वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट के लेवल पे शक्तियों का बंटवारा करते हैं तो वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीनकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, जब जो है केंद्र सरकार से और कुछ शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण, जो कि भारत में पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपनाया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है, मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन। विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? तो विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था 1992 में। 1992 में 2 अमेंडमेंट हुए थे संविधान में, एक तो हुआ था 73rd और एक हुआ था 74। 73rd अमेंडमेंट से जो है पंचायती राज लाया गया था और 74 से अर्बन लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो म्यूनिसपैलिटी रिलेटिंग जो एक्ट था वो 74। इसी के बाद 1992 के बाद ही ये कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर भी रेगुलर रूप से इलेक्शन हुआ करेगा, महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई, SC ST के लिए भी सीटें रिजर्व की गई। तो ये सब कुछ जो है 1992 में हुआ, तो एक मेजर स्टेप लिया गया था टूवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेडरल इंस्टीट्यूशन ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर? कौन सी संघीय संस्था संवैधानिक प्रावधानों और
प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखभाल करती है। तो जो भी कोई भी कंट्री फेडरलिज्म अगर फॉलो कर रही है तो वहाँ पर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविज़न्स लिखे हुए हैं, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम, उसको फाइनल जो है इम्प्लीमेंट कराने का काम जुडिशरी को दिया गया है, ठीक है ना, न्यायपालिका को दिया गया है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे, हम यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे बात करें कि स्टेट लेवल पर हेड ऑफ स्टेट किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है चीफ मिनिस्टर को। नेक्स्ट है बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द। निम्न में से किन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है ना शक्तियों का बंटवारा जब हुआ तो 3 सूचियां बनी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट वो होते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आपका 8th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन सा विषय जो है शामिल नहीं है, संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो यूनियन लिस्ट में जो है ना आपका यूनियन लिस्ट में फॉरेन अफेयर्स भी है। इसके अलावा हमारा जो है करेंसी का मुद्दा भी एक सेंट्रल मुद्दा है, तो ये भी यूनियन लिस्ट में है। बैंकिंग जो है ये भी सेंट्रल लेवल का मुद्दा है, ये भी आपका संघ सूची में। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ये यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये स्टेट का पार्ट है, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनियन लिस्ट के अंदर ना आप 3-4 चीज़ें याद रखो। एक तो डिफेंस वाला मामला, फॉरेन अफेयर्स वाला मामला, बैंकिंग और करेंसी, ये 4 आप याद रखना यूनियन लिस्ट में। इसी को लेकर आप, ऐसा तो है नहीं कि पूरी लिस्ट से आपसे पूछेंगे, सिर्फ आप कुछ चीज पॉइंट्स आप याद रखो। विच वन कम्स अंडर दी स्टेट लिस्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है लॉ एंड ऑर्डर, और उसी के अंदर आता है पुलिस। तो पुलिस जो है वो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट मतलब इस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाने का काम करती है। अब स्टेट लिस्ट में 4 पॉइंट्स इसमें भी याद रखो। एक तो पुलिस हो गया, दूसरा ट्रेड हो गया, तीसरा कॉमर्स है, और एग्रीकल्चर, ये स्टेट लिस्ट के अंदर कंसिडर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन सा विषय इसमें आता है समवर्ती सूची के अंदर। तो समवर्ती सूची, अब देखो ऑप्शन से पता चल जाएगा। डिफेंस तो हमारा यूनियन लिस्ट में है, एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट में है, करेंसी हमारा यूनियन लिस्ट में है। तो ये जो मैरिज वाला पोर्शन है, मैरिज वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। अब इसके लिए कंकरेंट लिस्ट में भी 2-4 पॉइंट आप याद रखो जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन का मैटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया और मैरिज हो गया। ये 4 जो है पॉइंट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट पर दोनों कानून बना सकते हैं। मान लो दोनों ने बनाया लेकिन दोनों में कुछ मतभेद हो गया, टकराव हो गया, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून माना जाएगा या फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल जो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वही माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कंकरेंट लिस्ट में आप ये मान सकते हैं कि जो मेन रूप से काम कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। बना तो राज्य सरकार भी सकती है, लेकिन अगर दोनों बना दें और क्लैश हो जाए तो उसमें काम किसका करेगा, जो सेंट्रल लॉ बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दो सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर इन एनी 3 सब्जेक्ट लिस्ट। अब हमसे पूछा हुआ है कि वे कौन से विषय हैं जो ये तीनों विषय सूची में से किसी में भी नहीं आते। जब हमारा संविधान बना था तो कई सारे ऐसे विषय थे जिसके बारे में ना तो यूनियन लिस्ट में बात बोली गई है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में। तो अब ऐसे मैटर को हम कहाँ पे डालें, ठीक है ना। तो उसके लिए जो विषय बनाया गया है वो आपका कौन सा है, रिसाइड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है। रिसाइड्यूरी सब्जेक्ट अवशिष्ट विषय उसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो है निम्नलिखित में से किस सूची में आते हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब हमारा संविधान बना था तब तो इस चिड़िया का नाम भी नहीं पता था, ठीक है ना, मतलब इतना फेमस नहीं था हमारे इंडिया के अंदर। तो उसको किस सूची में डाला गया है, तो उसी को जो है हमारे इंडिया के अंदर रिसाइड्यूरी लिस्ट के अंदर डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रिसाइड्यूरी सब्जेक्ट।
भारत में किस स्तर की सरकार को अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? तो जो अब हमारे अपशिष्ट विषय हैं जिसके बारे में तीनों सूचियों में से किसी में भी मेंशन नहीं किया गया है, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को मिला हुआ है। केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी अदर लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स हिंदी? संविधान द्वारा हिंदी के अलावा कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है ना। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। तो लैंग्वेज उसमें ना टोटल तो 22 लैंग्वेज है, लेकिन उसमें हमसे पूछा हुआ हिंदी को छोड़कर, हिंदी के अलावा, तो हिंदी के अलावा उसमें कितने लैंग्वेजेस हो गए आपके? 21। ठीक है ना। तो एक तो आपका 21 लैंग्वेज है और एक तो हिंदी है ही, तो टोटल आपसे पूछे तो वो आंसर आएगा 22, लेकिन हिंदी के अलावा पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? 21। ठीक है। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज टू स्टॉप इन। संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग कब बंद कर दिया गया? जब हमारे यहाँ शुरू में संविधान बना था तो हमारे यहाँ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया था, पर बाद में प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारे इंडिया में अंग्रेजी एज अ मातृभाषा बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया इन द ईयर 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और अभी तो फिलहाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार है। तो इन सारे जो एरियाज है ना, इसको हम स्टेट नहीं बोलते हैं, ठीक है, स्टेट नहीं बोलते हैं, बल्कि इनको बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग यूनियन टेरिटरीज? किस सरकार के पास स्पेशल पावर होती है इन केंद्र शासित प्रदेश को चलाने की? अब देखोगे ना, केंद्र शासित प्रदेश और एक जो नॉर्मल स्टेट, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। तभी तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो केजरीवाल सरकार हमेशा कहती रहती है कि हमको पुलिस की शक्ति नहीं दी, कुछ भी हो जाता है तो हमारी गलती नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। तो केंद्र शासित जितने भी प्रदेश है उसको चलाने की जो सरकार के पास विशेष अधिकार हैं, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 19 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, और म्यूनिसिपैलिटी को लेकर भी आपका जो है 74th अमेंडमेंट आया था 1992 में। तो उसने वहाँ पर ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो सबसे हेड पर होता है, तो उस पोस्ट को क्या बोला जाता है? तो वो पोस्ट है मेयर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज? पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी दोनों अलग है। म्यूनिसिपैलिटी आपका जो है अर्बन गवर्नमेंट का पार्ट है, जबकि पंचायत वाला जो मामला है वो विलेज से रिलेटेड है। तो पंचायत राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, वो ग्राम पंचायत है, प्रखंड समिति है, जिला परिषद है, लेकिन नगर पालिका नहीं है, इसलिए 21 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की व्यवस्था में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो शामिल होते हैं वो होते हैं विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है ना, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इनको याद रखना। विलेज, विलेज से ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज़ हो या फिर हमारा पंचायत हो, तो इसके अंदर जो है ना 1/3 सीटें रिजर्व की गई हैं, किनके लिए? महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, विच बॉडी कंडक्ट्स द इलेक्शन फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कराने का काम किस बॉडी को दिया गया है, या फिर कौन इसके चुनाव को आयोजित करता है? तो वो करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चुनाव को नहीं करवाएगा। वो कौन करवाएगा? जो पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शन कमीशन होंगे वो इनका चुनाव करवाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने वाले देश का उदाहरण है? ठीक है ना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का हमसे इन्होंने पूछा एग्जाम्पल। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है ना, वैसे तो काफ़ी सारी कंट्रीज फॉलो करती है, लेकिन हम अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के लिए जो है ना, आप 3 कंट्री का नाम याद रखो जो कि हमारे बुक में मेंशन है। एक तो यूएसए, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा ऑस्ट्रेलिया।
जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करने वाली कंट्री का नाम आपसे पूछा हुआ है, तो इसके लिए भी आप 3 कंट्री का नाम याद रखो। एक तो अपना भारत, और उसके अलावा बेल्जियम और स्पेन, ठीक है ना, जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू। बेल्जियम सरकार का एकात्मक रूप 1993 में किससे स्थानांतरित हो गया। मतलब बेल्जियम में 1993 तक किस प्रकार की सरकार चल रही थी, एकात्मक, लेकिन बाद में जो है ना उन लोग संघीय में परिवर्तित हो गए, ठीक है। 27 का बी। अब ये बेल्जियम वाला मैटर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज एन, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। भारत का जो संविधान है ना उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, ये बात उसमें बोली गई है। तो आपको जो है ये स्टेटमेंट, एक लाइन जो है ना बहुत मायने रखता है, उसमें स्पेशल बोला गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर हमारा 28 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम इज टू, संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना तो हो नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस, क्या हम सरकार के विभिन्न अंगों को पैसा वित्त बांटना चाहते हैं इसलिए हमने बनाया फेडरल लिया है, क्या मतलब मेन ऑब्जेक्टिव वो है क्या, नहीं। डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, नहीं। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो रीजनल डाइवर्सिटी है ना उसको भी हम समायोजित करके चलें, तो इसलिए जो है फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद दी, भारत सरकार के संघीय रूप में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। हालांकि ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, तो आप चाहें तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और बाकी जो है मैं फाइनल जो है आंसर इसको लिख के पिन कर दूंगी। बाकी मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश करें कि भारत जो है ना, भारत सरकार में, भारत सरकार क्या कोई भी सरकार अगर संघीय रूप को फॉलो कर रही है तो वहाँ पर संविधान की व्याख्या करने का, मतलब फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो है अधिकार किस अथॉरिटी को दिया गया है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके अगर आप इसे अटैम्प्ट करेंगे प्रिंट आउट निकाल के, तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी, फाइनल रिवीजन के टाइम पे भी काम आएगा। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर किया कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी साथ में क्लिक कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिले।